अतिथि देवो भव। देवी और सज्जनों, अतिथि ईश्वर का स्वरूप होता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार अब इस समारोह में सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत और अभिनंदन अंगवस्त्र भेंट कर किया जाएगा। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगी माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अंगवस्त्र भेंट कर जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल ओढ़कर स्वागत करें। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के इस उद्घाटन सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत करें। माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी से मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय राज्यपाल श्री राम नरेश यादव जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी से मैं अब निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अंगवस्त्र भेंट कर जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह जी से पुनः अनुरोध करना चाहूंगी कि मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री रघुवर दास जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। माननीय सांसद श्री अनिल माधव दवे जी से मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि मंच पर विराजमान माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन समिति के उपाध्यक्ष एवं माननीय सांसद श्री अनिल माधव दवे जी से मैं निवेदन करूंगी कि माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का अंगवस्त्र भेंट कर जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें। और अब माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से मैं अनुरोध करूंगी कि मंचासीन माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। श्री किरण रिजिजू जी से मेरा निवेदन है कि माननीय राज्यपाल गोवा श्रीमती मृदुला सिन्हा जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। और अब माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी मॉरिशस की माननीय शिक्षा व मानव संसाधन क्षेत्रीय शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्रीमती लीला देवी दुखुन लक्ष्मण जी का जोरदार तालियों के बीच अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सचिव विदेश मंत्रालय श्री अनिल वधवा जी से कि वे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। श्री अनिल वाधवा सचिव विदेश मंत्रालय जिससे मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगी कि माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे। आप सभी ने यहाँ पधारकर इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को गौरवान्वित किया है। हृदय से धन्यवाद। आदरणीय भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन का सहभागी राज्य है और भारत के इसी हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से अब हम अनुरोध करेंगे कि वे विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। श्री शिवराज सिंह जी चौहान। भारत के प्रधानमंत्री और केवल प्रधानमंत्री नहीं, देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, वैश्विक नेता श्रीमान
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारी यशस्वी विदेश मंत्री भारत सरकार, जिनके मार्गदर्शन में ये सम्मेलन संपन्न हो रहा है, श्रद्धेय सुषमा दीदी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय राम नरेश यादव जी, आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, गोवा की राज्यपाल और हिंदी की विख्यात लेखिका आदरणीय मृदुला सिन्हा जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी केंद्रीय मंत्रीगण, अतिथिगण और इस विश्व हिंदी सम्मेलन में पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मैं प्रसन्न हूं। सचमुच में कहूं तो रोम रोम पुलकित। 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और सुषमा दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सौभाग्य आपने मध्य प्रदेश को प्रदान किया है। और जब मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, असीम होता है, और वो आनंद असीम होता है, तो शब्द सीमाओं में बंध जाते हैं। उसे मैं केवल शब्दों से स्वागत नहीं करूंगा, मैं भाव से, हृदय की गहराइयों से, अंतर्मन के संपूर्ण स्नेह से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक सुखद संयोग है, आज से 80 साल पहले गुजरात की धरती से उदित हुए एक ऐसे नेता जो सारे विश्व पटल पर छा गए थे, महात्मा गांधी जी, वो इंदौर आए थे हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने। उससे पहले 1918 में भी आए थे। और आज उसी गुजरात की धरती से अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर पूरी दुनिया को सम्मोहित करने वाले नेता भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने पधारे। मुझे लगता है गुजरात और हिंदी का बड़ा पक्का रिश्ता है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो पहला भाषण उन्होंने हिंदी में दिया था। कुछ लोगों ने विरोध किया तो महात्मा गांधी ने उस समय कहा था, मैं हिंदी में नहीं, मैं भारत की भाषा में बोल रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुजरात की धरती में एक कवि हुए, नर्मदा शंकर नर्मद, सबसे पहले हिंदी राष्ट्रभाषा बने, इसका उद्घोष गुजरात के उस महाकवि नर्मद जी ने किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का अभियान वहां से चला। और आज फिर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री हैं इसलिए तो स्वागत करता ही हूं, लेकिन केवल इसलिए मैं स्वागत नहीं कर रहा। मैं इसलिए भी उनका स्वागत करना चाहता हूं कि हिंदी उनके रोम रोम में रमी है, हिंदी उनकी हर एक सांस में बसी है। उनकी वाणी हिंदी, उनकी वाणी में हिंदी, उनके स्वभाव में और संस्कार में हिंदी है। उसने जब इलेक्शन कैंपेन में गैर हिंदी राज्यों में भी गए तो माननीय मोदी जी हमेशा हिंदी में बोले। प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के अनेकों देशों की उन्हें यात्राएं की। अक्सर भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे या बाद कोई भी वरिष्ठ नेता विदेश जाता था तो हम अंग्रेजी में बात करते हुए सुनते थे, लेकिन भारतवंशी, प्रवासी भारतीय, दुनिया में रहने वाले बाकी हिंदी प्रेमी आनंद और प्रसन्नता से तब भर गए जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह हिंदी में भाषण दिया, उद्बोधन हिंदी में दिया, हिंदी का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। मैं माननीय मोदी जी के बाद अमेरिका के प्रवास पर गया था। बाकी सब चीजों से तो प्रभावित थे अमेरिका वाले, लेकिन एक चीज जो मुझे उन्होंने कही कि सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि प्रधानमंत्री अपनी भाषा में बोले। गदगद और प्रसन्न थे वो लोग, गदगद और प्रसन्न थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में माननीय अटल जी के बाद हिंदी में भाषण देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, भावी उनने हिंदी का मान बढ़ाने का काम किया। केंद्र सरकार का काम हिंदी में चले, हिंदी भाषा में चले, इसके उन्होंने गंभीर प्रयास किए। विदेश सचिव हो, बाकी सब लोगों से चर्चा और संवाद उनका हिंदी में होना प्रारंभ हुआ। हिंदी भाषी आत्मविश्वास से बढ़े,
हिंदी का मान बढ़ा। अरे और तो और चोर दरवाजे से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी निर्वासित करके केवल अंग्रेजी की प्रतिष्ठा होने वाली थी, उस प्रयास को भी विफल किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए एक हिंदी प्रेमी के रूप में मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आप भी तालियां बजा के हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैं स्वागत करता हूं हमारी दीदी श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी का। वो तो हिंदी की उद्भट विद्वान है, और दुनिया में वो कहीं भी जाती है या दुनिया वाले आते हैं, अगर वो अंग्रेजी में बोलते हैं तो अंग्रेजी में खुद बोलती है, जवाब देती है, लेकिन कहीं रूसी में, जर्मनी में, जापानी में बोले वो फिर हिंदी में बोलती है, और हिंदी से ही अपने भावों को वहां तक पहुंचाने का काम करती है। उनका भी स्वागत है। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, लेकिन बहनों और भाइयों, आप सबका भी जो दुनिया के 39 देशों से आप पधारे हैं, मैं मध्य प्रदेश की ताल तलैयों और सैल शिखरियों की नगरी भोपाल में स्वागत करता हूं। मैं उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं जो कवियों की भूमि है, चिंतकों की भूमि है, साहित्यकारों की भूमि है, लेखकों की भूमि है। यहां महाकवि कालिदास से लेके और मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पत्थर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, ये रचना करने वाले दादा माखनलाल चतुर्वेदी की भूमि है। मैं उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं जहां 3 विश्व धरोहर है, जहां सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य प्रदेश का श्रृंगार करते हैं। नर्मदा, क्षिप्रा, बेतवा, ताप्ती जैसी नदियां कल कल छल छल करके इस प्रदेश में बहती है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ मध्य प्रदेश, जहां महाकाल, जहां ओंकारेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग है, उस मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है। इस भारत ने आज ने हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा बेती गणना लघु चेतताम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। सारी दुनिया को एक परिवार के भाव को आत्मसात करने वाले मध्य प्रदेश की धरती पर आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। विकास दर के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आज आत्मविश्वास से भर के खड़ा है और विकास दर लगभग दुगनी हो गई है। दुनिया में हम सबसे आगे, लेकिन भारत में आज विकास दर के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। कृषि विकास दर के मामले में संभवतः मध्य प्रदेश दुनिया में नंबर 1 का राज्य है। 4 साल से लगभग 20% के आसपास बनी हुई है। उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। मैं उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं जहां संस्कृत विश्वविद्यालय की हमने स्थापना की है, भारतीय ज्ञान विज्ञान और बौद्ध विश्वविद्यालय की हमने स्थापना की है। मैं उस मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत करता हूं जहां से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, और उन्हीं के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की हमने स्थापना की है। कई लोग ये कहते हैं कि हिंदी में ज्ञान का भंडार हो सकता है, लेकिन ये विज्ञान की भाषा नहीं है, तकनीकी की भाषा नहीं है। चिकित्सा की शिक्षा नहीं दी जा सकती हिंदी में, अभियांत्रिकी की शिक्षा नहीं दी जा सकती हिंदी में, लेकिन उस भ्रम को तोड़ने वाला ये मध्य प्रदेश का हिंदी विश्वविद्यालय, जिसने 1000 विद्यार्थियों को प्रमोशन देके हम मेडिकल की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा हिंदी में दे रहे हैं, हम अभियांत्रिकी की शिक्षा हिंदी में दे रहे हैं, हम वाणिज्य की शिक्षा हिंदी में दे रहे हैं। और इस भ्रम को हमने तोड़ने की कोशिश की है कि विज्ञान और तकनीकी की भाषा हिंदी नहीं हो सकती। उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत जहां की बोलचाल की भाषा हिंदी है, जहां सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है, जहां वेबसाइट की भाषा हिंदी है, जहां अगर हम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो हिंदी भाषा में बनाने का काम करते हैं। उस हिंदी प्रेमी राज्य मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं सभी हिंदी प्रेमियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि 3 दिन के इस सम्मेलन में आप जो चिंतन करेंगे और चिंतन करके हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए, हिंदी के लोक व्यापीकरण के लिए जो निष्कर्ष आप निकालेंगे, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी वचन देता हूं कि उन निष्कर्षों को अक्षरशः जमीन पर लागू करने का काम मध्य प्रदेश में हम करेंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत केवल मेरी तरफ से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से, और इस मंगल भावना के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव, मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप भगवान के समान हैं। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम 3 दिन आपको जान से ज्यादा संभाल के रखने की कोशिश करेंगे। बहनों और भाइयों, इस मध्य प्रदेश में इन मंगल कामनाओं के साथ जो भारत ने आज नहीं हजारों साल पहले कही थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस उदात्त भाव के साथ आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। जय हिंद, जय हिंदी, जय मध्य प्रदेश।
प्रिय सज्जनों, 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं भारत की माननीय विदेश मंत्री और लोकसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही सम्माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी से। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय रामनरेश यादव जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी, गोवा की राज्यपाल आदरणीय बहन मृदुला सिन्हा जी, झारखंड के मुख्यमंत्री भाई रघुवर दास जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी भाई रविशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मॉरिशस से विशेष रूप से पधारी वहां की शिक्षा मंत्री बहन लीला देवी दुक्खन जी, हमारे गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और मेरे अपने राज्य के और मेरे अपने विभाग के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, हमारे सम्मेलन की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष कुशल संगठक और अनुभवी आयोजक श्री अनिल माधव दवे जी और मेरे अपने विभाग के सचिव श्री अनिल वधवा जी, इस सभागार में उपस्थित विद्वत जन और हिंदी प्रेमी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने ये सम्मेलन भोपाल में करने की सहमति दी और स्वयं पधार कर इसका शुभारंभ करने की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री जी, भोपाल का चयन करने के पीछे मेरे 3 कारण थे। पहला, भोपाल हिंदी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित एक ऐसा राज्य है जो देश का हृदय प्रदेश है। दूसरा, भोपाल बहुत सफल और व्यापक आयोजन करने के लिए विख्यात है। और तीसरा, मैं बिना संकोच और बिना लाल लपेट के कहना चाहूंगी, तीसरा कारण था मेरा स्वयं का मोह, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रही हूं, इसलिए मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पाई कि यह कार्यक्रम केवल और केवल भोपाल में होना चाहिए। मित्रों, वैसे तो ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, लेकिन भारत में किया जा रहा ये तीसरा सम्मेलन है। पहला शुरुआती सम्मेलन 1975 में नागपुर में भारत में हुआ। उसके 8 वर्ष बाद 1983 में फिर से तीसरा सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में हुआ। लेकिन आज 32 वर्षों बाद 2015 में यह सम्मेलन 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हो रहा है। जो बाकी के 7 सम्मेलन थे, उनमें से 2 सम्मेलन मॉरिशस में हुआ, जहां से आज लीला जी आई हुई हैं। एक ट्रिनिडाद टोबैगो में हुआ, एक सूरीनाम में हुआ, एक लंदन में हुआ, एक न्यूयॉर्क में हुआ और एक दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ। जब 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहानसबर्ग में हुआ, उसी समय ये तय कर दिया गया कि अगला यानी 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में होगा। प्रधानमंत्री जी, ये एक सुखद संयोग है कि ये सम्मेलन आपके प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में यहां हो रहा है। और हमने पिछले 9 सम्मेलनों की तुलना में इस सम्मेलन का स्वरूप काफी बदला है। 9 के 9 सम्मेलन साहित्य केंद्रित रहे, लेकिन हमने इस सम्मेलन को भाषा केंद्रित बनाया। और मुझे लगता है कि जब विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना की गई थी, उसी समय कल्पना यही की गई होगी कि ये भाषा की उन्नति के लिए ये सम्मेलन स्थापित किया जा रहा है। और यदि पहले सम्मेलन से भाषा की उन्नति के लिए ये सम्मेलन होता, तो आज हम वहां खड़े नहीं होते जहां आज खड़े हैं। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आज हिंदी भाषा के संवर्धन की अकेले चिंता नहीं करनी पड़ रही,
बल्कि उसके संरक्षण की भी चिंता करनी पड़ रही है। जिस तरह अंग्रेजी का उभार हिंदी पर आ रहा है, उससे भाषा अपनी अस्मिता खोती जा रही है। इसलिए मैं प्रस्तावना में ये बताना चाहूंगी कि हमने भाषा को केंद्र में रखकर विषय भी वो चुने जहां विस्तार की संभावनाएं हैं और विस्तार होना चाहिए। हमने विषय चुने हैं 12। विदेश नीति में हिंदी, प्रशासन में हिंदी, विज्ञान में हिंदी, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी, न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाएं, गिरमिटिया देशों में हिंदी, अन्य भाषा भाषी राज्यों में हिंदी, विदेशों में हिंदी शिक्षण की सुविधा, भारत में विदेशियों के लिए हिंदी अध्ययन की सुविधा, देश और विदेश में प्रकाशन की समस्याएं और समाधान, और एक बहुत प्रमुख विषय चुना है हिंदी पत्रकारिता और हिंदी संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता। ये 12 विषय हम लोगों ने चुने हैं और एक और बदलाव किया है। आज से पहले केवल सत्रों में चर्चा होती थी, रपट नहीं आती थी। रपट सालों बाद आती थी, तो चर्चा के प्रतिभागियों को ये पता भी नहीं चलता था कि जो कुछ उन्होंने कहा उसकी झलक रपट में आई या नहीं। इस बार हमने हर विषय को 2 सत्र तो अवश्य दिए हैं। एक सत्र में चर्चा होगी, दूसरी में रिपोर्ट का अनुमोदन होगा। केवल रपट प्रस्तुत नहीं की जाएगी। जिन प्रतिभागियों ने चर्चा लिया है वो बाकायदा हाथ खड़ा करके, अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो संशोधन करके, घटा बढ़ाकर जो जोड़ना है जोड़कर उसका अनुमोदन करेंगे। और उस अनुमोदन की भी अनुशंसाएं बिंदुवार समापन समारोह में इसी सभागार में पढ़ी जाएंगी। और 4 सत्रों की अध्यक्षता हमने केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री से करवाई है, ताकि उन्हें बाद में केवल रपट पढ़ने को ना मिले, वो स्वयं चर्चा को सुने और उनको क्या करना है ये हो। उन अनुशंसाओं के तुरंत बाद से कार्यवाही अनुपालना की प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आज मैं यहाँ खड़े होकर ये कह सकती हूँ कि ये सम्मेलन बहुत ही परिणाम मूलक निकलेगा। और प्रधानमंत्री जी, आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को महत्व दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। मैं तो साक्षी होती हूँ उस दृश्य की, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीनी में बोलते हैं, राष्ट्रपति पुतिन रूसी में बोलते हैं, जापान के प्रधानमंत्री आबे जापानी में बोलते हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री हिंदी में धारा प्रवाह बोलकर हमें जिस तरह गौरवान्वित करते हैं, उससे पूरे भारत का माथा ऊंचा हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये सम्मेलन आपके इन प्रयासों को और तेज गति देगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी जो अधिकार आज तक प्राप्त नहीं कर सकी, इस सम्मेलन के बाद हिंदी वो अधिकार अवश्यतम प्राप्त कर सकेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी प्रस्तावना समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदया। और अब इस शुभ अवसर पर 10वें हिंदी विश्व सम्मेलन के डाक टिकट का लोकार्पण किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, भारत सरकार का डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सदा से ही ऐसे अवसरों को स्मरणीय बनाने हेतु जन जन तक संदेश पहुंचाने हेतु डाक टिकट जारी करता है। आज का आयोजन भी ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण है। मैं माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर जी से आग्रह करती हूं कि लोकार्पण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को डाक टिकट प्रदान करने की कृपा करें। देवियों और सज्जनों, यह डाक टिकट 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभंकर पर आधारित है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभंकर, इसका निर्माण इस सम्मेलन के लक्ष्यों को, मूल भाव को समाहित किया गया है और इसीलिए यह लोगो हिंदी में सृजित किया गया है। धन्यवाद मान्यवर। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर अब 3 मुख्य पत्रिका एवं पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है, उसका विमोचन किया जाएगा।
आज के इस सुअवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह करती हूँ कि अपने कर कमलों से इन महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन करें। देवी और सज्जनों, ये प्रकाशन है सबसे पहले सम्मेलन पुस्तिका, दूसरा गगनांचल विशेषांक और तीसरा प्रवासी साहित्य जोहानसबर्ग से आगे। अब मैं इन तीनों पुस्तकों के लोकार्पण हेतु तीनों संपादकों क्रमशः श्री मनोहर पुरी जी, श्री अशोक चक्रधर जी तथा श्री कमल किशोर गोयनका जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे पुस्तकें प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब अपने कर कमलों से सम्मेलन स्मारिका का विमोचन कर रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि गगनांचल विशेषांक का अपने कर कमलों से विमोचन करें। मंच पर हैं श्री अशोक चक्रधर जी, जो गगनांचल विशेषांक माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रवासी साहित्य जोहानसबर्ग से आगे इस पुस्तिका का विमोचन करेंगे। पुस्तिका भेंट करने के लिए मंच पर हैं आदरणीय श्री कमल किशोर गोयनका जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रिय आदरणीय श्री मोदी जी का हिंदी प्रेम सर्वविदित है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हिंदी में अपना वक्तव्य देकर हम सभी भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वहां हिंदी के एक सच्चे सपूत की तरह अपनी भाषा का परचम लहराकर आते हैं। उनकी भाषा और शैली ने उनके व्यक्तित्व को और भी विराट बनाया है। आशा है कि उनके नेतृत्व में हिंदी भाषा अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होगी। इस सुअवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं करबद्ध आग्रह करती हूँ कि उद्घाटन उद्बोधन देते हुए अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान रामनरेश यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, मंत्रिपरिषद में मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ जी, झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास, मॉरिशस के मंत्री श्रीमती लीला देवी, केंद्र में मंत्रिमंडल में मेरे साथी जनरल डॉक्टर वीके सिंह, केंद्र में मेरे साथी श्रीमान किरेन रिजिजू जी, श्रीमान अनिल जी, श्री अनिल वाधवा जी, दुनिया के कोने कोने से आए हुए सभी हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों, करीब 39 देशों से प्रतिनिधि यहां मौजूद है।
एक प्रकार का ये हिंदी का महाकुंभ हो रहा है। अभी तो आप सिंहस्थ की तैयारी में हो, लेकिन सिंहस्थ की तैयारी के पहले ही भोपाल की धरती में ये हिंदी का महाकुंभ, उसके दर्शन करने का हमें अवसर मिला है। सुषमा जी ने सही बताया कि इस बार के अधिवेशन में हिंदी भाषा पर बल देने का प्रयास है। जब भाषा होती है तब हमें अंदाज नहीं होता है कि उसकी ताकत क्या होती है, लेकिन जब भाषा लुप्त हो जाती है और सदियों के बाद किसी के हाथ वो चीजें चढ़ जाती हैं, तो हर सबकी चिंता होती है कि आखिर इसमें है क्या, ये लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, सामग्री क्या है, विषय क्या है। आज कहीं पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है तो सालों तक पुरातत्व विभाग उस खोज में लिखा रहता है कि लिखा क्या गया है, और तब जाकर के भाषा लुप्त होने के बाद कितना बड़ा संकट पैदा होता है उसका हमें अंदाज आता है। कभी कभार हम ये तो चर्चा कर लेते भाई दुनिया में डायनासोर नहीं रहा तो बड़ी बड़ी मूवी बनती है कि डायनासोर कैसा था, डायनासोर क्या करता था, जीव शास्त्र वाले देखते हैं कि कैसा था। कुछ आर्टिफिशियल डायनासोर बना करके रखा जाता है ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि ऐसा डायनासोर हुआ करता था। यानी पहले क्या था, इसको जानने पहचानने के लिए आज हमें इस प्रकार के मार्गों का उपयोग करना पड़ता है। आज भी हमें सबदूर सुनने को मिलता है कि हमारी संस्कृत भाषा में ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन संस्कृत भाषा को जानने वाले लोगों की कमी के कारण उन ज्ञान के भंडारों का लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या, हमें पता तक नहीं चला कि हम अपनी इस महान विरासत से धीरे धीरे कैसे अलग होते गए। हम और चीजों में ऐसे लिप्त हो गए कि हमारा अपना लुप्त हो गया। और इसलिए हर पीढ़ी का यह दायित्व बनता है कि उसके पास जो विरासत है उस विरासत को सुरक्षित रखा जाए, हो सके तो संजोया जाए और आने वाली पीढ़ियों में उसको संक्रमित किया जाए। हमारे पूर्वजों ने वेद पाठ में एक परंपरा पैदा की थी कि वेदों के ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए वेद पाठी हुआ करते थे, और लिखने पढ़ने की जब सुविधा नहीं थी, कागज की खोज नहीं हुई थी, तो उस ज्ञान को स्मृति के द्वारा दूसरी पीढ़ी में संक्रमित किया जाता था और पीढ़ियों तक ये परंपरा चलती रही थी। और इस इतिहास को देखते हुए ये हम सबका दायित्व है कि हमारे जितने भी प्रकार के आज पता चले कि एक पंछी है, उसकी जाति लुप्त होते होते 100-150 हो गई है,
तो दुनिया भर की एजेंसियां उस जाति को बचाने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च कर देती है। कोई एक पौधा अगर पता चले कि उस इलाके में एक पौधा है, अब बहुत ही कम स्पेसिमेन रह गए हैं, तो उसको बचाने के लिए दुनिया अरबों खरबों खर्च कर देती है। इन बातों से पता चलता है कि इन चीजों का मूल्य कैसा है। जैसे इन चीजों का मूल्य है, वैसा ही भाषा का भी मूल्य है। और इसलिए जब तक हम उसे उस रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम उसके महात्म्य को नहीं समझेंगे। हर पीढ़ी का दायित्व रहता है भाषा को समृद्धि देना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता। मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है, उसका भली भांति मुझे अंदाज है। और एक बात देखिए, हमारे देश में, मैं हिंदी साहित्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषा की चर्चा कर रहा हूं। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। और आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी जी, गांधीयन फिलॉसफी से निकले हुए लोग, उन्होंने यहां तक, उन्होंने भाषा को और लिपि को, दोनों की अलग अलग ताकत को पहचाना था। और इसलिए एक ऐसा रास्ता विनोबा जी के द्वारा विचारों से प्रभावित लोगों ने डाला था कि हमें धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, वो भाषाएं अपनी लिपि को तो बरकरार रखें, उसको तो समृद्ध बनाएं, लेकिन नागरी लिपि में भी अपनी भाषा लिखने की आदत डालें। शायद विनोबा जी का ये विचार, दादा धर्माधिकारी जी का विचार, गांधीयन मूल्यों से जुड़े हुए लोगों का विचार, ये अगर प्रभावित हुआ होता तो लिपि भी भारत की विविध भाषाओं को समझने के लिए और भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर आई होती। उसी प्रकार से भाषा, हर पीढ़ी ने, देखिए भाषा वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। हो सकता है उस चेतना की अनुभूति स्टेटोस्कोप से नहीं जानी जाती होगी, उस चेतना की अनुभूति थर्मोमीटर से नहीं नापी जाती होगी, लेकिन उसका विकास, उसकी समृद्धि उस चेतना की अनुभूति कराती है। वो पत्थर की तरह जड़ नहीं हो सकती है। भाषा वो मचलता हुआ एक हवा का झोंका, जिस प्रकार से बहता है, जहां से गुजरता है,
वहां की सुगंध को अपने साथ लेकर के चलता है, वो जोड़ता चला जाता है। अगर हवा का झोंका बगीचे से गुजरे तो सुगंध लेके आता है, और कहीं ड्रेनेज के पास से गुजरे तो दुर्गंध लेकर के आता है। वो अपने आप में समेटते रहता है। भाषा में भी वो ताकत होती है। जिस पीढ़ी से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जिस हालात से गुजरे, वो अपने आप में समाहित करती है, वो अपने आप को पुरस्कृत करती रहती है, पुलकित करती रहती है। ये ताकत भाषा की होती है, और इसलिए भाषा चैतन्य होती है, और उस चेतना की अनुभूति आवश्यक होती है। पिछले दिनों जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, तो हमारे विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम रखा था कि दुनिया के अन्य देशों में भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों का प्रदर्शन किया जाए। और मैं हैरान भी था और मैं खुश था कि अकेले मॉरिशस से 150 लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें, और वो भी हिंदी में लिखी गई किताबों का वहां पर प्रदर्शन हो रहा था। यानी दूर सुदूर इतने देशों में भी हिंदी भाषा का प्यार हम अनुभव करते हैं। हर कोई अपने आप से जुड़ने के क्या रास्ते होते आगे। कोई अगर इस भूभाग में नहीं आ सकता है, आने के हालात नहीं होते, तो कम से कम हिंदी के 2-4 वाक्य बोल करके भी वो अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त कर देता है। हमारा ये निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि हमारी भाषा समृद्ध कैसे बने। मेरे मन में एक विचार आता है, भाषा शास्त्री इस पर चर्चा करें। क्या कभी हम हिंदी और तमिल भाषा का वर्कशॉप करें, और तमिल भाषाओं में जो अद्भुत शब्द हो उसको हम हिंदी भाषा का हिस्सा बना सकते हैं क्या? हम कभी बंगला भाषा और हिंदी भाषा के बीच वर्कशॉप करें, और बंगला के पास जो अद्भुत शब्द रचना हो, अद्भुत शब्द हो जो हिंदी के पास न हो, क्या हम उनसे लेख कर सकते हैं, भाई ये भी दीजिए, हमारी हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए इन शब्दों की हमें जरूरत है। चाहे जम्मू कश्मीर में गए, डोगरी भाषा में 2-4 ऐसे शब्द मिल जाएं, 2-4 ऐसी कहावत मिल जाए, 2-4 ऐसे वाक्य मिल जाएं, वो मेरी हिंदी में अगर फिट होते हैं। हमें प्रयत्न पूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियां, हिंदुस्तान की सभी भाषाएं, जिसमें जो उत्तम चीजें हैं, उसको हमें समय समय पर हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए, और ये अविरत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। भाषा का गर्व कितना होता है। मैं तो सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं, कभी तमिलनाडु चला जाऊं और वणक्कम बोल दूं, वणक्कम, और मैं देखता हूं कि पूरे तमिलनाडु में इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हो जाता है। भाषा की ये ताकत होती है। बंगाल का कोई व्यक्ति मिले और भालो आछी पूछ लिया, उसको प्रसन्नता हो जाती है। कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति मिले, काय चलता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है। भाषा की अपनी एक ताकत होती है, और इसलिए हमारे देश के पास इतनी समृद्धि है, इतनी विशेषता है। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें, और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी, और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। मैं जब राजनीतिक जीवन में आया तो पहली बार गुजरात के बाहर काम करने का अवसर मिला। हम जानते हैं हमारे गुजराती लोग हिंदी कैसी बोलते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मैं जब बोलता था तो लोगों मानते, मुझे पूछते थे, मोदी जी आप हिंदी भाषा सीखे कहां से, आप इतनी हिंदी अच्छी बोलते कैसे हैं? अब हम तो वही पढ़े जो सामान्य रूप से पढ़ने को मिलता है, थोड़ा स्कूल में पढ़ाया जाता, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे चाय बेचते बेचते सीखने का अवसर मिल गया।
क्योंकि मेरे गांव में उत्तर प्रदेश के व्यापारी जो मुंबई में दूध का व्यापार करते थे, उनके एजेंट, और ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हुआ करते थे, वो हमारे गांव के किसानों से भैंस लेने के लिए आते थे और दूध देने वाली भैंसों को वो ट्रेन के डिब्बे में मुंबई ले जाते थे और दूध मुंबई में बेचते थे। और जब भैंस दूध देना बंद करती थी तो फिर आकर के वो गांव में छोड़ जाते और उसके कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिलते थे। तो ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर ये मालगाड़ी में भैंसों को लाना ले जाने का कारोबार हमेशा चलता रहता था। उस कारोबार करने वाले ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हुआ करते थे और मैं उनको चाय बेचने जाता था। उनको गुजराती नहीं आती थी, मुझे हिंदी बिना के बेचे जाने बिना चारा नहीं था, तो चाय ने मुझे हिंदी सिखा दी थी। भाषा सहजता से सीखी जा सकती है, थोड़ा सा प्रयास करें। कमियां रहती है, जीवन के आखिर तक कमियां रहती हैं, लेकिन आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास रहना चाहिए। कमियां होगी, थोड़े दिन लोग हंसेंगे, लेकिन फिर उसमें सुधार आ जाएगा। और हमारे यहां गुजरात का तो स्वभाव था कि दो लोगों को अगर झगड़ा हो जाए, गांव के भी लोग हो, वो गुजराती में झगड़ा कर ही नहीं सकते। उनको लगता है कि गुजराती में झगड़े में प्रभाव पैदा नहीं होता है, मजा नहीं आता है। जैसे ही झगड़े की शुरुआत होती है तो वो हिंदी में अपना शुरू कर देते हैं। दोनों गुजराती है, दोनों गुजराती भाषा जानते हैं, लेकिन अगर ऑटो रिक्शा वाले से भी झगड़ा हो गया पैसों का, तो तू मैं हिंदी में शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि हाँ हिंदी बोलूंगा तो उसको लगेगा हाँ ये कोई दम वाला आदमी है। मैं इन दिनों विदेश में मेरा जहां जाना हुआ, मैंने देखा है कि दुनिया में विदेश का कैसा प्रभाव हो रहा है और कैसे लोग विदेश में हमारी बातों को समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मैं गया था मॉरिशस, वहां पर विश्व हिंदी साहित्य का सेक्रेटरीट अब शुरू हुआ है, उसके मकान का शिलान्यास किया है और विश्व हिंदी साहित्य का एक सेंटर वहां पर हम शुरू कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं उज्बेकिस्तान गया था, सेंट्रल एशिया में। उज्बेकिस्तान में एक डिक्शनरी का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला और वो डिक्शनरी थी उज्बेक टू हिंदी, हिंदी टू उज्बेक। अब देखिए कि दुनिया के लोगों को कितना इसका आकर्षण हो रहा है। मैं फुदान यूनिवर्सिटी में गया चीन में, वहां पर हिंदी भाषा को जानने वाले लोगों का एक अलग मीटिंग हुआ और वो इतनी बढ़िया ढंग से हिंदी भाषा में चीन के लोग मेरे से बात कर रहे थे, यानी उनको भी लगता था कि इसका महात्म्य कितना है। मंगोलिया में गया, अब कहां मंगोलिया है, लेकिन मंगोलिया में भी हिंदी भाषा का आकर्षण, हिंदी भाषा बोलने वाले लोग ये वहां हमें नजर आए। और मेरा एक जो भाषण हुआ वो हिंदी में हुआ, उसका भाषांतर हो रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि मैं हिंदी में बोलता था और जहां तालियां बजानी थी वो तालियां बजा लेते थे, हंसना था वहां हंस लेते थे। यानी इतनी बड़ी मात्रा में दुनिया के अलग अलग देशों में हमारी भाषा पहुंची हुई है और लोगों को इसका एक गर्व होता है। आप रशिया में जाएं, रशिया में इतना काम हो रहा है हिंदी भाषा पर, आपको रशिया में इतने हिंदी भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। आप जाएंगे तो सरकार की तरफ से जो अटेंडेंट रखते हैं वो हिंदी भाषी जानने वाले रशियन नागरिक को रखते हैं। यानी इतनी बड़ी मात्रा में वहां हिंदी भाषा, और हमारी सिने जगत ने, फिल्म इंडस्ट्री ने करीब करीब इन देशों में फिल्मों के द्वारा हिंदी को पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। सेंट्रल एशिया में तो शायद आज भी बच्चे हिंदी फिल्मों के गीत गाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि एक भाषा के रूप में आने वाले दिनों में हिंदी भाषा का महात्म्य बढ़ने वाला है। जो भाषा शास्त्री हैं उनका एक मत है कि दुनिया में करीब करीब 6000 भाषाएं हैं और जिस प्रकार से दुनिया तेजी से बदल रही है उन लोगों का अनुमान है कि 21वीं सदी का अंत आते आते इन 6000 भाषाओं में से 90% भाषाओं का लुप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ये भाषा शास्त्रियों ने चिंता व्यक्त की है कि छोटे छोटे तबके के लोगों की जो भाषाएं हैं और भाषाओं का प्रभाव और रिक्वायरमेंट बदलती जाती है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। विश्व की 6000 भाषाएं हैं, उसमें से 21वीं सदी का अंत आते आते 90% भाषाओं के लुप्त होने की संभावना है। अगर ये चेतावनी को हम न समझे और हम हमारी भाषा का संरक्षण संवर्धन न करें तो फिर हमें भी रोते रहना पड़ेगा। हाँ भाई, डायनासोर ऐसा हुआ करता था, फलानी चीज ऐसी हुआ करती थी, वेद के पाठ ऐसे हुआ करते थे। हमारे लिए वो आर्कियोलॉजी का विषय बन जाएगा, हमारी वो ताकत खो देगा। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हमारी भाषा को हम कैसे समृद्ध बनाएं और चीजों को जोड़ें। भाषा के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते और जब जब उसको एक दीवारों के अंदर समेट दिया गया तो भाषा भी बची नहीं और भाषा समृद्ध भी नहीं बनी। भाषा में वो ताकत होनी चाहिए कि हर चीजों को अपने आप में समेट ले और समेटने का उसका प्रयास होता रहना चाहिए और उस दिशा में होता है। विश्व में इन चीजों का असर कैसा होता है? कुछ समय पहले इजराइल का, जैसे हमारे यहां नवरात्रि का फेस्टिवल होता है या दीपावली का फेस्टिवल होता है, वैसा उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है हैनुका। तो मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के द्वारा ट्विटर पर हिब्रू भाषा में हैनुका की बधाई दी। 3-4 घंटे के भीतर भीतर इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसको एक्नॉलेज किया और जवाब दिया। और मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैंने हिब्रू भाषा में लिखा था, उन्होंने हिंदी भाषा में धन्यवाद का जवाब दिया। इन दिनों दुनिया के जिन भी देशों से मुझे मिलने का होता है वो एक बात अवश्य बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। उनकी टूटी फूटी भाषा, उनकी उच्चार करने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास। ओबामा मिलेंगे तो वो भी बोलेंगे, पुतिन मिलेंगे तो वो भी बोलेंगे। कोशिश करते हैं। हम अगर हमारी बातों को लेकर के जाते हैं तो दुनिया इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। और इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी भाषा को समृद्धि मिले, हमारी भाषा को ताकत मिले और भाषा के साथ ज्ञान का और अनुभव का भंडार भी होता है। अगर हम हिंदी भी भूल जाते और रामचरितमानस को भी भूल जाते तो हम जैसे बिना जड़ के एक पेड़ की तरह खड़े होते। हमारी हालत क्या हो गई होती? हमारे जो साहित्य के महापुरुष हैं, अगर आप बिहार के हमारे फणीश्वर नाथ रेणु उनको न पढ़े तो पता नहीं चलता कि उन्होंने बिहार में गरीबी को किस रूप में देखा था और उस गरीबी के संबंध में उनकी क्या सोच थी। हम प्रेमचंद को न पढ़ें तो पता तक नहीं चलता कि हम यूं के हमारे ग्रामीण जीवन के एस्पिरेशन क्या थी और वैल्यूज के लिए अपनी आशा आकांक्षाओं को बलि चढ़ाने का कैसा सार्वजनिक जीवन का स्वभाव था। जयशंकर प्रसाद हो, मैथिली शरण गुप्त हो, इसी धरती के संतान क्या कुछ नहीं दे के गए हैं। लेकिन उन महापुरुषों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया। साहित्य सर्जकों ने जीवन में एक कोने में बैठ करके मिट्टी का दिया, तेल का दिया जला जला करके
अपनी आंखों को भी खो दिया और हमारे लिए कुछ न कुछ छोड़ के गए। लेकिन अगर वो भाषा ही नहीं बची तो इतना बड़ा साहित्य कहां बचेगा, इतना बड़ा अनुभव का भंडार कहां बचेगा। और इसलिए भाषा के प्रति लगाव, भाषा को समृद्ध बनाने के लिए होना चाहिए। भाषा को बंद दायरे में सिमट कर रख जाए इसलिए नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड हम सबके जीवन में एक सबसे बड़ा रोल पैदा कर रहा है और करने वाला है। बाप बेटा भी आजकल, पति पत्नी भी व्हाट्सएप पर मैसेज कन्वे करते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं कि आज शाम को क्या खाना है। इतने हद तक उसने अपना प्रवेश कर लिया है। जो टेक्नोलॉजी को जानकार है उनका कहना है कि आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड में 3 भाषाओं का दबदबा रहने वाला है। अंग्रेजी, चाइनीज, हिंदी। और जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन सबका दायित्व बनता है कि हम भारतीय भाषाओं को भी और हिंदी भाषा को भी टेक्नोलॉजी के लिए किस प्रकार से परिवर्तित करें। जितना तेजी से इस क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट हमारी स्थानीय भाषाओं से लेकर के हिंदी भाषा तक नए सॉफ्टवेयर तैयार करके, नए ऐप्स तैयार करके जितनी बड़ी मात्रा में लाएंगे, आप देखिए ये अपने आप में भाषा एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाली है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाषा एक बहुत बड़ा बाजार भी बन सकती है। आज बदली हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाली है। हिंदी भाषा का उसमें एक महात्म्य रहने वाला है। और जब मुझे हमारे अशोक चक्रधर अभी मिले किताब लेकर के उनकी, तो उन्होंने मुझे खास आग्रह से कहा कि मैंने मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूनिकोड में इसको तैयार किया है। मुझे खुशी हुई कि हम जितना हमारी रचनाओं को और हमारे डिजिटल वर्ल्ड को, इंटरनेट को हमारी इन भाषाओं से परिचित करवाएंगे और भाषा के रूप में लाएंगे, हमारा प्रसार भी बहुत तेजी से होगा, हमारी ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और इसलिए भाषा का उस रूप में उपयोग होना चाहिए। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। हम क्या संदेश देना चाहते हैं, हम क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हमारी भावनाओं को जब शब्द देह मिलता है तो हमारी भावनाएं चिरंजीव बन जाती है। और इसलिए भाषा उस शब्द देह का आधार होता है। उन शब्द विश्व की जितनी हम आराधना करें उतनी कम है। और आज का ये हिंदी का महाकुंभ विश्व के 39 देशों की हाजिरी में और भोपाल की धरती पर, जिसने हिंदू भाषा को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है, और अन्य भाषाएं जहां शुरू होती है इसके किनारे पर हम बैठे हैं, उस प्रकार से भी ये स्थान का बड़ा महत्व है। हम किस प्रकार से सबको समेटने की दिशा में सोचे। हमारी भाषा की भक्ति ऐसी भी ना हो कि जो एक्सक्लूसिव हो, हमारी भाषा की भक्ति भी इंक्लूसिव होनी चाहिए, हर किसी को जोड़ने वाली होनी चाहिए। तभी जाकर के वो समृद्धि की ओर बढ़ेगी। वरना हम ही जो चीज नाकाम हो जाते, जब तक ये मोबाइल फोन नहीं आए थे और मोबाइल फोन में जब तक कि कॉन्टैक्ट लिस्ट की डायरेक्टरी की व्यवस्था नहीं थी, तब तक हम सबको, किसी को 20 टेलीफोन नंबर याद रहते थे, कभी किसी को 50 टेलीफोन नंबर याद रहते थे, किसी को 200 नंबर टेलीफोन नंबर याद रहते थे। आज टेक्नोलॉजी आने के बाद
हमें अपने घर का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है। तो चीजों का लुप्त होने में देर नहीं होती है। और जब ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है तब समझें और समृद्धि की दिशा में बढ़कर के उसको और ताकतवर बना करके हम दुनिया के पार ले जाएं तो बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं फिर एक बार इस समारोह को मेरे हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और जैसा सुषमा जी ने विश्वास दिलाया है कि हम एक निश्चित आउटकम लेकर के निकलेंगे और अगला जब विश्व हिंदी सम्मेलन होगा तब हम धरातल पर कुछ परिवर्तन ला करके रहेंगे। ये विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत देगा। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी समारोह को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय विदेश राज्य मंत्री आदरणीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह से आग्रह करेंगे कि वे आभार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय विदेश एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश व विभिन्न प्रदेशों के महामहिम राज्यपाल व माननीय मुख्यमंत्री, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन जी, गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, मॉरिशस की शिक्षा व मानव संसाधन क्षेत्रीय शिक्षा एवं हिंदी भाषा की गरिमा बनाए रखने के लिए 1975 से लगातार प्रयास किए हैं। भोपाल में आयोजित 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन उन्हीं भागीरथी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह तय है कि आने वाले 3 दिनों में हिंदी भाषा के उपासक, हिंदी भाषा के प्रेमी, हिंदी भाषा के विस्तार और असीमित संभावनाओं पर गहन विचार करेंगे। सर्वप्रथम मैं पूरे विश्व में हिंदी और भारत की गौरव ध्वजा लहराने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर इस आयोजन को अपनी उपस्थिति की गरिमा प्रदान की है। आपके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में दिए अभिभाषणों में हिंदी को एक विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भी आपने जिस गंभीरता, जिस दृढ़ता से हिंदी के विकास और उन्नति की बात की है, उससे स्पष्ट होता है कि आपके शीर्ष मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में आने वाला समय हिंदी और हिंदुस्तान का होगा। इसके पश्चात मैं माननीय विदेश एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री सुषमा स्वराज जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनके नेतृत्व तथा दिशा निर्देशों में भोपाल में इस अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपके सतत रूप से आयोजन की तैयारियों के संबंध में हमारा मार्गदर्शन, आपके हर बारीकी को ध्यान दिलाने की चेष्टा और आपके इस आयोजन तथा हिंदी भाषा के प्रति गहरी लगाव को दर्शाता है। भोपाल को इस सम्मेलन की नगरी बनाने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा, जिनकी संरक्षकता में, जिनकी विशाल हृदयता में इस भव्य सम्मेलन का आयोजन किया है। आज आप जिस भव्य परिसर में हैं वो उन्हीं की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहरा रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश में हिंदी की चमक माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रखर नेतृत्व में बिखर रही है। आपके दिशा निर्देशन में मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन ने इस आयोजन के लिए जो सहयोग दिया है वो शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। मैं इस योगदान के लिए प्रशासन में इस सम्मेलन से जुड़े अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा
यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथियों का, जिनमें मध्य प्रदेश, गोवा और पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल उपस्थित हैं। उनके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ हमारी गरिमा बढ़ाई है। साथ साथ मैं माननीय सांसद श्री अनिल माधव दवे जी को धन्यवाद दूंगा। आपकी आयोजन की क्षमता की छाप यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और जो उनका इन दिनों में पिछले 1 महीने में जो प्रयास रहा है उसके लिए धन्यवाद शब्द काफी नहीं है। मैं इस सम्मेलन के आयोजन हेतु गठित परामर्शदाता मंडल, प्रबंधन समिति तथा कार्यक्रम संचालन समिति के सदस्यों का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके सुझावों और मार्गदर्शन से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली और भोपाल में बनाई गई उप समितियां, सभी समन्वयक तथा सदस्य भी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। मैं सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले समानांतर सत्रों के अध्यक्षों, संयोजकों तथा इन सत्रों में विचार रखने वाले वक्ताओं का भी धन्यवाद देता हूं, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन और विदेश नीति, विधि, मीडिया आदि के क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग और विस्तार के संबंध में अपने विचार रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी संगठनों और महानुभावों का, जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस सम्मेलन के आयोजन में हमारा सहयोग दिया है। उनके सहयोग के बिना इस सम्मेलन की परिकल्पना संभव नहीं थी। अंत में मैं आशा करता हूं कि आने वाले 3 दिनों तक हिंदी भाषा के विस्तार और संभावनाओं पर मंथन होगा। निश्चित ही ऐसा अमृत निकल कर आएगा जो हमारी जन भाषा हिंदी को विश्व परिदर्शन में नई पहचान देगा। धन्यवाद, अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। देवियों और सज्जनों, इसी के साथ 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन सत्र समाप्त होता है। 3 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित हो और हिंदी के प्रचार प्रसार को नई ऊंचाइयां मिले, हम यही कामना करते हैं। देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करेंगे। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कारवां यहाँ से प्रस्थान ना कर ले, आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर बैठे रहिए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारवां को यहाँ से निकलने में सुविधा होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस प्रांगण में लगे प्रदर्शनियों का आप अवलोकन अवश्य करते हुए घर जाएं। इसी के साथ धन्यवाद। इसी के साथ उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ चाहता है। अब आगे दीजिए उमा अय्यर और मेरे सहयोगी सुनील वैद्य आप सभी को प्रणाम करता है। देवियों सज्जनों, आप सभी प्रतिनिधियों के लिए एक सूचना है। इस उद्घाटन सत्र की समाप्ति के बाद 30 मिनट का अंतराल है और 30 मिनट के अंतराल के बाद समानांतर कक्षों में विभिन्न चर्चाओं के सत्र शुरू होंगे। तो जो भी हमारे अतिथि हैं, प्रतिनिधि हैं और जिनकी रुचि है इन समानांतर